नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम अपनी 9 अगस्त 2017 को जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, वो एग्जाम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 7th वीडियो है और इससे पहले की जो प्रीवियस वीडियो है एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है एसएससी प्रीवियस एग्जाम करके। तो वहाँ पर आप लोगों को 6 वीडियो वहाँ मिल जाएंगी। और प्रीवियस एग्जाम जो है उनकी अगर एक बार प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में एसएससी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले, तो जितना अच्छा प्रीवियस एग्जाम को हम लगाएंगे तो उनसे सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं या तो वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए या फिर हमारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ होता है वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाते हैं। तो बेस्ट वे रहता है कि एग्जाम के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना मॉक टेस्ट से भी पहले प्रीवियस एग्जाम को देख लेना चाहिए या उनको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो दोनों एरर के ऊपर है। फर्स्ट ट्राई आप लोगों को करना है, वीडियो पॉज करनी है और मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि इन दोनों में एरर क्या है। चलिए कोशिश करिए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सामने, या फिर मैं ये जो 9 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है थर्ड शिफ्ट में, तो इससे पहले जो 6 वीडियोस थी उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया है कि एरर से रिलेटेड कितनी बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। सेम इसके अंदर भी है, क्वेश्चन इस बार रिपीट होकर आया है। चलिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माई ब्रदर फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट आवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मेरे भाई को मुश्किल हुई अपना टाइम पास करने में। ऑब्वियसली यहाँ पर पता चल रहा है ना, टाइम पास की बात हो रही है। टू पास व्हाट टाइम, टाइम को पास करने में मुश्किल हुई कहाँ पर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घर में। क्लियर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि टू पास, एक तो ये पास अवे का मतलब होता है डाई, यानी मर जाना किसी का। तो ये वाली बात हो रही है, भाई तुम टाइम को थोड़ा मार रहे हो। क्लियर। टू पास यहाँ पर अवे एक तरीके का फालतू का वर्ड यहाँ पर डाल रखे, किसी को मारने की बात नहीं हो रही है। तो सिंपल यहाँ पर आना था टू पास द टाइम। क्लियर यहाँ पे, तो इसमें एरर हो गया। अच्छा, जो सेकंड के अंदर है, सेकंड के अंदर नो सूनर। देखिए बहुत बार, आई थिंक मैंने जब से ये 2017 के एग्जाम को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये शायद 4th टाइम रिपीट हो रहा है। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, 6 वीडियो के अंदर तो 3 बार आ चुका है ऑलरेडी, चौथी बार है, 4th टाइम रिपीट हो रही है। अब देखिए नो सूनर के बाद जितनी इजी चीजें होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें याद रख कर मतलब की कोशिश किया करो कि ये याद रहे। जैसे नो सूनर के साथ एक पेयर लगता है देन का, तो THAN आना है। तो सिंपल आपका यहाँ पर किस में जाएगा, थर्ड के अंदर। अरे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कई होता है ना कि सर हमें इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आती, हम क्या करें, प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एट द एंड क्या आप छोटा मोटा तो ट्रिक लेके चलो ना अपने साथ कि भाई नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है, हार्डली के साथ व्हेन का पेयर बनता है। तो ये चीजें साथ लेकर चलो। अच्छा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक बार जरा कोशिश करिए क्या करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने आपको लोगों को बताया था इफ का पेयर बनता है। इफ का जब पेयर बनता है तो एक यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आता है, एक यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या मतलब, मैथ की बात करूं, सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। और सेकंड इसके बाद इफ के साथ यहाँ पर लगा होगा सिंपल प्रेजेंट के साथ, तो इफ इसके बाद अगला जो क्लोज लिखा होगा वो किस में लिखा होगा, विल, या फिर कहूं फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के अंदर। विल क्या, सिंपल फ्यूचर के अंदर वो बात लिखी होगी। तो जरा यहां पर देखो, डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। भाई तुम्हारी बात हो रही है, अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम सक्सीड नहीं हो सकते। यहाँ पर इफ नहीं आ सकता। इफ क्यों नहीं आ सकता, आगे नेगेटिव की बात हो रही है। टिल और अनटिल भी वैसे भी नहीं आएंगे, यहाँ पर आएगा अनलेस। तो यहाँ पर थर्ड में आ जाएगा अनलेस, क्योंकि अनलेस के अंदर एक तरीके का नेगेटिव ही है। यहाँ पर आओ जरा, यहाँ पर टिल और अनटिल का जो है वो टाइम से रिलेशन होता है, तो इसलिए वो नहीं आ सकते। कहीं आप सोचोगे आपने ये नहीं बताया। अच्छा फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में है करप्शन इज स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट। यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का ही है, तो यहाँ पर इस वर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन आएगी। क्लियर। यहाँ पे जो कुछ एक वर्ड्स हैं आपको याद रखनी पड़ेंगे कि उनके साथ क्या क्या आते हैं, जो प्रीपोजिशन आती हैं, तो वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर आप लोगों को इनके सिमिलर मीनिंग ढूंढने। जैसे लेथर्जी का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, सेम टू सेम हुडविंग का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, एक बार जरा कोशिश करिए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। अच्छा फिफ्थ में यह है लेथर्जी।
लेथर्जी का मतलब होता है सुस्त, आलसी, ठीक है, सुस्त आलसी। तो आपको पता है एक्टिविटी, अरे एक्टिविटी के अंदर तो कोई आप काम कर रहे हो ना, एक्टिविटी हो रही है आपकी उसके अंदर, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका सिमिलर मीनिंग। हाँ, ड्राउजी, ड्राउजी का मतलब होता है मुरझाया हुआ, ड्राउजी का मतलब होता है मुरझाया हुआ, तो मुरझाया हुआ या फिर कहूँ सुस्त, तो दोनों ही सेम है। तो लेथर्जी का जो सिमिलर मीनिंग में क्या आ जाएगा, ड्राउजी। अच्छा, मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है एक मतलब मामूली सा, बिल्कुल मामूली सा हो गया। प्लेजर, प्लेजर मतलब कि किसी को एकदम खुश करना, प्रसन्न करना, तो वो वाली बात आ गई थी यहाँ पर। तो लेथर्जी का सिमिलर मीनिंग यहाँ पर आएगा ड्रॉजी। तो यहाँ पर एक साथ आपके देखा, 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही साथ अगले में देखिए, हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है छलना, धोखा देना। क्या होता है, छलना, धोखा देना। अरे धोखा देना ऐसे नहीं होगा ना, हाँ यही होगा, धोखा देना, क्लियर। तो हुडविंक का मतलब होता है छलना, धोखा देना। अच्छा, हुडविंक का अब यहां पर इनके अंदर इनका सेम मीनिंग ढूंढे तो ये अगला है डिफ्रॉड, डिफ्रॉड का मतलब भी वही होता है, छलना, सेम टू सेम छलना, तो धोखा देना। तो ये आ गया इसका आपके सामने मीनिंग। अच्छा, ये क्या है, इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इलिसिट का मतलब होता है अवैध। सीक्रेट, स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूमना, सीक्रेट का तो आपको पता है रहस्य हो गया, क्लियर। अच्छा, ये जो 7th और 8th क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोगों को अपोजिट मीनिंग ढूंढने हैं। मल्टी फेसिटेड का आपको अपोजिट मीनिंग ढूंढना है, और ट्रेपिडेशन का अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। चलिए जरा एक बार कोशिश करिए। ओके, चलिए। मल्टी फेसिटेड, मल्टी फेसिटेड का मतलब होता है बहुमुखी, जिसके बहुत सारे रूप होते हैं। यानी भाई साहब उसको कैसे पहचाने, एक तो यार वो इतना बहरूपिया है, मतलब ऐसा नहीं कि उसने मुंह के ऊपर एक तरीके का नकाब लगा, एक बोलते नहीं यार ये तो बहुत दोगला इंसान है, इसके तो बहुत अनेक रूप है, तो वो चीज है, बहुत अलग अलग रूप लेके घूमता है, मल्टी फेसिटेड। तो यहां पर ये जो वर्ड है एड्रोइट, एड्रोइट का मतलब होता है निपुण, एड्रोइट का मतलब होता है निपुण, चालाक, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक तो होता है ना बहुत बहुत ज्यादा इसके अंदर आपके फेस हैं, बहुत बहुरूपिया है, तो एक होगा ना बिल्कुल सिंपल सा, तो ये रहा, चीख चीख के बोल रहे हैं। इसका मल्टीफेसिटेड का अपोजिट क्या आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, यहां पर प्लाइबल, प्लाइबल का मतलब होता है कोमल, लचीला, ठीक है, प्लाइबल का मतलब होता है कोमल, लचीला। हैंडी मतलब कि आसान, ठीक है, हैंडी यानी आसान, तैयार, सुविधाजनक, क्लियर। अच्छा, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, कांपना, ठीक है, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, कांपना। अब आप किसी मतलब कि कोई कांप रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, अरे वो बिल्कुल शांत है यार, वो कांप नहीं रहा, तो काम। तो इसका अपोजिट क्या चला जाएगा, काम। अच्छा, बाकी का तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आते ही होंगे, बोल्ड, फियर, वायलेंट, ये तो बहुत आसान है। चलिए, 9th और 10th जो है वो है इडियम्स। चलिए कोशिश करिए एक बार करने की। ओके, 9th, 9th कह रहा है किक द बकेट, बहुत बार ये इडियम है जो वो रिपीट होता रहा है। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। अच्छा, एन एक्स टू ग्रिन, एन एक्स टू ग्रिन का मतलब होता है टू हैव ए सेल्फिश मोटिव, तो इसका ये हो गया। ये वाली जो इडियम्स है ना, इनको याद करने के लिए, इनको याद करवाने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इडियम एंड फ्रेजेस करके, वहां पर जो वीडियोस हैं उसके अंदर मैंने इमेज के थ्रू, ट्रिक के थ्रू ये चीजें करवाई हुई हैं, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामर की भी मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को करवा दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं, आपकी ग्रामर वहां पर मजबूत हो जाएगी। और बेस्ट वे तो यहाँ पर चल रहा है कि आपकी सारी चीजें यहाँ पर रिवाइज हो ही रही हैं। अच्छा, 11th और 12th में क्या है, 11th और 12th में, 11th में कह रहा है कि मतलब दोनों के अंदर आप लोगों को सेंटेंस इंप्रूव करने हैं, सेंटेंस इंप्रूव जो आपके सामने ये बोल्ड अक्षर्स में दे रखे हैं ना वर्ड्स के अंदर जो, तो इनको इंप्रूव करके लिखना है। चलिए एक बार कोशिश करिए। ओके, 11th पे आते हैं। 11th वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, देखिए फॉरवर्ड के साथ आता है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, या वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, यहाँ कहा गया, हाँ, वी आर लुकिंग, अरे ये यहाँ पर ना स्पेस मैंने गलती से दे दिया, कि मेरे से ही गलती होगी, ये एक साथ है, थिंक वी आर लुकिंग ऐसा नहीं है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ये आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, बाकी नहीं आएंगे। अच्छा, 12th के अंदर क्या है, ही प्रोमिस्ड टू मैंड हिज वे, ये बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है, क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं।
13th और 14th के अंदर आपके सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे पहला जो आपके सामने दिया हुआ है 13th, वो कह रहा है वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। जो उसके साथ बुरा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वंडिक्टिव। वंडिक्टिव। वंडिक्टिव कहाँ है? ये रहा फोर्थ। क्लियर? आगे ये निगर। निगर ये चॉकलेट कलर का होता है, या फिर आपने निगर निगर सुने भी होंगे। ठीक है, ये है पेडेंटिक। पेडेंटिक का मतलब होता है पर जरूरत से ज्यादा शुद्ध होना। ठीक है, पेडेंटिक का। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मन। तो वेंडिक्टिव, वेंडिक्टिव का आ गया यहाँ पर इसका आंसर। 14th कह रहा है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। ये भी सेम टू सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये है प्रतिशोध की देवी एक तरीके का, ऐसे करते हैं। अच्छा, यहां पर आएगा नेमेसिस। यहाँ पर क्या है इसका? नेमेसिस। क्लियर? यहाँ पे आगे चलते हैं। अच्छा, 15th और 16th के अंदर आप लोगों को इनकरेक्ट स्पेलिंग छांटनी है कि जो इसके अंदर गलत लिखा हुआ है। चलिए 15th के अंदर आते हैं। 15th में जो आपके सामने जो गलती है वो है ग्लैमरस। क्लियर? यहाँ पर 16th के अंदर क्या है? सस्टेनेंस। ये रहा यहाँ पर। ये यहाँ पर ई जो है वो एक स्थान पर, ई जो है वो एक स्थान पर आने वाला है। क्लियर हुआ? तो ये जो थे ये आपके सामने क्या कहते हैं, स्पेलिंग टेस्ट हो गए। अच्छा, ग्लैमरस। अच्छा, अरे ऊपर भूल गया क्या? ग्लैमरस के बाद ये आर के बाद ROUS आना था। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये भूल गया मैं। अच्छा, 17th और 18th। 17th और 18th में देखिए, 17th और 18th PQRS है। आपको इनको जो सेंटेंस है वो सही क्रम में आपको जचाने। 17th का क्या होगा, 18th का क्या होगा, यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये 17th के और ये 18th के ऑप्शन हैं। चलिए एक बार कोशिश करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज। ओके, 17th पे आते हैं। 17th है, देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी छोटी मोटी, कि आप अगर कंफ्यूज होते हैं कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, तो थोड़ा बहुत ऑप्शन से हेल्प ले लो। ऑप्शन के अंदर देखिए आपके सामने दे रखा है क्यू क्यू क्यू। तीन मतलब कि चारों के अंदर क्यू है, तो यानी आपको इतना समझ आया इस क्यू से स्टार्ट होना है। तो क्यू क्या कह रहा है? कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द कोज ऑफ इट्स ऑन स्प्रेड। मतलब जो कंफर्ट है वो खुद, मतलब इतना ज्यादा इसका खुद का कारण है कि वो ज्यादा फैलने लग गया। सबको कंफर्ट चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहां पर RPPS क्या आएगा? पी के बाद क्या कह रहा है? टू दोज हु नॉन कंफर्ट डिस्कम्फर्ट इज रियल टॉर्चर। जो कंफर्ट को जानते हैं उनके लिए डिस्कम्फर्ट क्या एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, असुविधा हो जाती है उनके लिए। अच्छा, आर क्या कह रहा है? द मोर कंफर्ट इज ब्रोट इनटू द वर्ल्ड द मोर इट इज लाइकली टू बी वैल्यूड। जितना ज्यादा कंफर्ट आएगा उतनी उसकी ज्यादा वैल्यू बढ़ती चलेगी। अच्छा, एस क्या कह रहा है? इट हैज नाउ बिकम ए फिजिकल हैबिट, ए फैशन एंड आइडल टू बी परस्यूड फॉर इट्स ऑन शेक। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने OWN के बीच में स्पेस दे डाला। अच्छा, ये कह रहा है कि इट इज नाउ, ये एक हैबिट बन चुकी है, ये एक फैशन बन चुका है। यहाँ पर सभी लोग इसके लिए भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफर्ट की बात हो रही है। कंफर्ट से बेटर तो इसके बाद यही रहेगा कि इसके बाद ये बात बोली जाएगी कंफर्ट के बाद क्या हो रहा है इसके अंदर, क्यों फैल रहा है? क्योंकि एक आदत बन गई है, फैशन में आ चुका है। तो QS इज द राइट आंसर। तो QS देखा जाए तो एक में ही है, तो फोर्थ। अच्छा, यहाँ पर आते हैं 18th कह रहा है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए QQSS। तो या तो Q से स्टार्ट होगा या S से स्टार्ट होगा। Q पर आते हैं। अरे बहुत गड़बड़ कर रखी है मैंने, यहाँ पर भी यूज्ड के अंदर U के अंदर भी वो दे रखा है, मैंने स्पेस दे दिया। अच्छा, यहाँ पर Q क्या है? करेज इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर आवर सीक्रेट लाइफ बिकॉज वी मस्ट फर्स्ट विदड्रॉ फ्रॉम द सोशल मिरर वेयर वी आर फेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंटिन्यूसली। मतलब कि करेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है कि हम अपनी जो लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस सोशल मिरर से बाहर निकल रहा होगा, इस समाज से बाहर निकल रहा होगा जो हमें नेगेटिव या पॉजिटिव के फीडबैक के मतलब तोल के रख रखा है कि इन चीज़ों से। अच्छा, एस क्या कह रहा है? एस कह रहा है एज वी गेट यूज टू दिस सोशल फीडबैक इट बिकम्स ए कंफर्ट जोन। अगर हम इस चीज के आदी हो जाएंगे तो हम ये कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर सोशल फीडबैक में कि कौन क्या कह रहा है हमारे लिए, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये कंफर्ट जोन हो जाएगा, हम उसके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो क्यू है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कंफर्ट की पहले बात हो रही है, मतलब कि सोशल सोशल चीज़ों की पहले बात हुई है, तो उसके बारे में बात बोलेगी ये फीडबैक के बारे में। तो फीडबैक यहाँ पर आया तभी, तो QS आएगा। मतलब कि क्यू तो आएगा आएगा, एस तो अभी नहीं आएगा। तो क्यू आ गया पहले पे। अब देखते हैं इसके बाद, ये दो रह गए यहाँ पर, ये दो रह गए, इन दोनों को देख लेते हैं। क्यू के बाद एस आएगा या क्यू के बाद आर आएगा? आर क्या कह रहा है?
and we may opt to avoid self, अरे कहाँ गया, हाँ, and we may opt to avoid self-examination and idle away our time in a vacuum of reverie and rationalization. अच्छा, ये क्या कह रहा है कि हम शायद उस चीज को अवॉइड कर देंगे जो हम खुद एग्जामिनेशन करते हैं, हम दूसरों के ऊपर छोड़ देंगे कि आप हमें एग्जामिन करके बताओ कि हम अच्छे हैं या बुरे, वो हमारे ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चीजों को वो छांटने लग जाएंगे, तो हमारा खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन करना भूल जाएंगे, हम उसे अवॉइड करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर इस करेज के बाद तो सही रहेगा, क्योंकि आप बता रहे हो ना सोशल, इससे बाहर निकलना जरूरी है, सोशल फीडबैक से। अगर नहीं निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम खुद का सेल्फ एग्जामिनेशन कर नहीं पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो यहाँ पर QSR, तो QSR तो ये रहा, यहाँ पर QSR इज राइट आंसर, तो फर्स्ट। अब आते हैं यहाँ पर 19 और 19 और 20 के अंदर, इसमें 19वें में आप लोगों को पैसिव एक्टिव करना है और 20 के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अच्छा, 19 में आते हैं। 19 कह रहे हैं द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। देखिए वर है, लाफिंग है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, लाफ्ड तो आएगा और बीइंग इसके पहले आएगा, तो बीइंग जहां नहीं है वहां काट दो, बीइंग यहां है, बीइंग यहां है, ये नहीं है, तो यहां पर फोर्थ कट गया, फर्स्ट कट गया, दो बचते हैं आपके सामने, थर्ड आएगा या सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। अच्छा, दोनों में चीजों में क्या चीज को मतलब नहीं है, ये बी वाई, फिर मैंने स्पेस कर दे यहाँ पर रख दिया। अच्छा, यहाँ पर है एट बाय, यहाँ पर एट बाय है क्योंकि यहाँ पर एक एट प्रीपोजिशन। देखिए पैसिव से एक्टिव से पैसिव जाते समय ध्यान रखना कि जो वर्ड्स हैं वो हम तुम्हारे आपको मिलने चाहिए वहां के अंदर, तो यहाँ पर आपको एट भी मिल रहा है, बाय मिल रहा है, तो राइट आंसर ये रहा। अच्छा, डू यू वॉन्ट सम मोर चॉकलेट्स आस्क्ड माई कजन, तो यहाँ पर आस्क्ड मी, सैड टू तो होना नहीं है, तो ये कट गया यहाँ पर, ठीक है, ये तो कट गया। अच्छा, आस्क्ड मी तो सब में है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दैट वाली चीज वैसे नहीं आएगा, तो ये कट गया, ठीक है। अब ये दो या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। इफ आई वॉन्ट, ये गलत हो गया, इफ वेदर आई वॉन्टेड, तो राइट आंसर आपके सामने 4 हो गया। तो ये एलिमिनेशन से जो हो जाती हैं, क्लियर। अब 21 से लेके 25 तक जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो क्लोज टेस्ट है। चलिए एक बार जल्दी से वीडियो पॉज करके ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, छोटा सा है पैराग्राफ भी, क्या कहूँ इसको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 3-4 जो लाइनें दी हैं वो पढ़ ली होंगी। आओ जरा करते हैं। पहली जो बात बोली जा रही है, एन इंडिपेंडेंट, एक जो आजाद है, एक जो स्वतंत्र है, एबल टू अपराइट, एबल एंड अपराइट जुडिशरी इज द हॉलमार्क ऑफ ए फ्री डैश कंट्री। जो एक आजाद, एक स्वतंत्र है, उसके अंदर वो काबिलियत होती है कि वो जुडिशरी को उठा सके, एक हॉलमार्क मतलब उसको कर सके, किसके लिए, एक कंट्री के लिए। वो कंट्री कैसी हो चाहिए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लिबरल या पार्टिसिपेटिव। तो भैया ऑटोक्रेटिव नहीं, वो क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी, ध्यान रखना। यहां पर इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड। अच्छा, आगे बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज ऑफ डैश इंपॉर्टेंस। भाई कितना है, कितना इंपॉर्टेंस, भाई बहुत ज्यादा, वाइटल, बहुत ज्यादा, तो यहां पर आ गया फोर्थ। ध्यान रखना इस चीज को। ये सारे के सारे जो पैराग्राफ है ना, या फिर ये 3-4 जो लाइन है, तो ये सारी की सारी आपकी समझ के ऊपर है, आपने समझा कैसे, क्लियर। आप इनके मीनिंग देखेंगे ना, मॉन, सोशल, ये कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होंगे यहाँ पर। अच्छा, एट प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन द डैश ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्या होगा, कैरियर होगा, फ्यूचर होगा, रोल होगा, प्लाइट होगा। भाई रोल होगा ना, एग्जीक्यूटिव का क्या होगा, रोल होगा, उनका क्यों फ्यूचर होगा। जो रोल है किसका, एग्जीक्यूटिव का। एंड इंटरफेरेंस इन अपॉइंटमेंट ऑफ जज इज, वो क्या कर दिया, अरे यहाँ पर लेके आना था, ये चीज यहाँ पर खत्म हो जाती, ठीक है। इज डैश विच इन लाइट ऑफ प्रीवियस इज मोस्ट डैश। अच्छा, वो क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एट प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स लास्ट एडवाइजरी ओपिनियन, जो एक ओपिनियन दिया था, क्या दिया था ओपिनियन या फिर एडवाइजरी ओपिनियन, क्या था कि जो रोल है एग्जीक्यूटिव का और इंटरफेरेंस है इसके अपॉइंटमेंट में, जजमेंट में, जजेस के अपॉइंटमेंट में जो इंटरफेरेंस है वो क्या हो, वो मैक्सिमम हो, वो मिनिमल हो, नेगोशिएबल हो, वो रीजनेबल हो। भाई वो मिनिमल हो यानी कम हो। अब इससे क्या होगा, इससे क्या हुआ, ये जो बात बोली गई, ये जो फैसला हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विच इन लाइट ऑफ प्रीवियस इज मोस्ट अडेयर्ड, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड या वेलकम, उसका वेलकम किया गया, तो यहां पर आ गया फोर्थ,
ठीक है? तो ये थे आपके सामने 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस जो लगभग क्या पूरे के पूरे 50 नंबर के। तो ऐसे ही हमें चीज़ों को आगे लेके चलना है। ये आपके लिए बेस्ट वे है इंग्लिश को समझने का। आपके जो तैयारी को और ज़्यादा एनहांस करेगा। आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम के एक चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया मिलेगा, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।